नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आसमान से बरसते फूल और लहराता तिरंगा, लाल किले के ऊपर उड़ते MI-17 हेलीकॉप्टर पर दिखा ऑपरेशन सिंदूर का झंडा। जी हां दोस्तों, देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान आकाश में भारतीय वायुसेना के दौरान MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्मा करते नजर आए। एक हेलीकॉप्टर ने तिरंगा लहराया तो दूसरा ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लिए फूलों की बारिश करता रहा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज 140 करोड़ देशवासी तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं। चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समुद्र के किनारे हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके, हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, मातृभूमि का जयगान। बस्तर को लाल आतंक से मिली आज़ादी, 29 गांव में पहली बार लहराया तिरंगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर में कई इलाके ऐसे थे जहां पुलिस और प्रशासन की पहुंच नहीं थी। इन इलाकों में लाल आतंक की सरकार का राज था। हालांकि फोर्स ने बीते कुछ महीनों में नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में घुसकर अपने कैंप स्थापित किए। ऐसे ही 29 गाँव में आज़ादी के बाद पहली बार आज़ादी का पर्व मनाया जाएगा। इससे पहले नक्सली इन बीहड़ों में आज़ादी के पर्व पर काले झंडे फहराते थे, लेकिन जवानों के शौर्य के चलते सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले के इन 29 गांवों के पहली बार तिरंगा लहराएगा। फोर्स के इन गांवों में पहुंचने के बाद यहां की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। चीन के साथ जमीनी कारोबार जल्द शुरू होने के आसार, विदेश मंत्रालय ने दिए संकेत। भारत और चीन के बीच जमीनी कारोबार फिर से शुरू हो सकता है। भारत ने संकेत दिए हैं कि चीन के साथ तय 3 ट्रांजिट पॉइंट से सीमा व्यापार शुरू करने के लिए बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उत्तराखंड में लिपलेख दर्रा, हिमाचल प्रदेश में शिवकीला दर्रा और सिक्किम में नाथुला दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने की सुविधा के लिए चीनी पक्ष के साथ संपर्क में है। लाल किले से पीएम मोदी ने दी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि, धारा 370 पर याद की भूमिका। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विशेष रूप से जिक्र किया। पीएम मोदी ने बताया कि आज डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती है। पीएम मोदी ने कहा, भारत के पहले महान पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जिन्होंने संविधान के लिए अपनी जान दी। धारा 370 की दीवार को गिराकर जब हमने एक देश एक संविधान के मंत्र को स्वीकार किया, तब हमने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 लोगों की मौत, अस्पतालों में अफरा तफरी, राहत बचाव जारी। उत्तराखंड के धराली, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली के बाद अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चोसिटी गाँव में बादल फटने से तबाही आई है। इस आपदा में अब तक 46 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 160 लोग घायल हुए तो 220 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। मरने वालों में 2 CISF जवान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह को स्थिति की जानकारी दी है। राहत कर्मी घंटों से मशक्कत कर हर एक जान को बचाने की कोशिश में जुटे हैं जो मलबे के नीचे फंसे हैं या संकट में हों। राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन बारिश और कीचड़ इसमें बाधा बन रही है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार खुली ईवीएम, वोटों की गिनती में हारे हुए प्रत्याशी को मिली जीत, निशाने पर आई बीजेपी। दोस्तों, भारत में चुनावी विवादों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीएम खोली गई और वोटों की गिनती की गई। यह मामला हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव के पंचायत चुनाव से जुड़ा है। यहां सरपंच पद के चुनाव में विवाद हुआ था, जिस पर कोर्ट ने खुद हस्तक्षेप किया और चुनावी रिकॉर्ड सहित ईवीएम की गिनती का आदेश दिया। इस पूरी प्रक्रिया में दोनों पक्ष मौजूद थे और गिनती का वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। जांच में यह पाया गया कि हारे हुए प्रत्याशी को जीत मिली है। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बुआना लाखू गांव में 2 नवंबर 2022 को सरपंच पद के लिए चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कुलदीप कुमार सिंह को विजयी घोषित किया गया था, परंतु मोहित कुमार ने इस नतीजे को चुनौती दी और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश के समक्ष
पुनर्मतगणना की मांग की। न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को पुनर्मतगणना का आदेश दिया था। हालांकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बाद में इस पुनर्मतगणना आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद मोहित कुमार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाने से पहले चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम की गिनती कराने का आदेश दिया, जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ईवीएम की गिनती रजिस्ट्रार की निगरानी में की गई। इस दौरान दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। गिनती के बाद मोहित कुमार को विजयी घोषित किया गया, जबकि पहले कुलदीप कुमार को ही जीतता माना जा रहा था। इस नए नतीजे ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और लोगों के मन में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर बहस शुरू कर दी है। वोटों की इस नई गिनती और परिणाम के बाद राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। खासकर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इस फैसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये मामला बीजेपी की चुनावी मनमानी और ईवीएम के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। साथ ही कई अन्य नेता और पार्टियां भी इस फैसले को लेकर सवाल उठा रही हैं कि क्या ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है या नहीं। यह विवाद देश में चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता और भरोसे को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है।